हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। आपका जो पेपर फर्स्ट था उसका पार्ट सेकंड था, उसके अंदर दो टॉपिक थे, एक तो योग था, एक निसर्गोपचार था। योग आपका कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में अब हम पढ़ने जा रहे हैं निसर्गोपचार। तो शुरू करते हैं निसर्गोपचार। निसर्गोपचार का मतलब होता है प्राकृतिक चिकित्सा, यानी कि होती है नेचुरोपैथी। इसके अंदर एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे। हम इसकी डेफिनेशन, इसकी हिस्ट्री है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या इसके एम्स हैं, ठीक है। और वेस्टर्न स्कूल के अनुसार नेचुरोपैथी जो है उसकी क्या डेफिनेशन होती है, पंच महाभूत उपासना क्या होती है, रिलेशन क्या है आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में, वहीं इंपॉर्टेंस क्या है आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की इन प्रेजेंट एरिया। हाइड्रोथेरेपी पढ़ेंगे कि जल के द्वारा चिकित्सा किस तरह से की जाती है, कि हॉट वाटर है, कोल्ड वाटर है, फूड है, ठीक है, आर्म बात है, इनके द्वारा। और एक पढ़ेंगे हम मड थेरेपी, जिसमें मर्तिका चिकित्सा पढ़ेंगे। एक हम सन बात पढ़ेंगे और एक हम मसाज पढ़ेंगे। डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे उसके, और क्या पढ़ेंगे, इफ़ेक्ट पढ़ेंगे उसके। ये हैं कुछ टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके डाइट के द्वारा किस तरह से प्राकृतिक चिकित्सा की जाती है, उपवास के द्वारा किस तरह से की जाती है, और विश्राम के द्वारा किस तरह से प्राकृतिक चिकित्सा यानी निसर्गोपचार किया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास फिर। हाँ, सबसे पहले पढ़ते हैं निसर्गोपचार क्या होता है। निसर्गोपचार क्या होता है? निसर्गोपचार होता है कि चिकित्सा करनी है हमें, किसी भी व्यक्ति की अगर चिकित्सा करते हैं तो हम प्राकृतिक तरीके से चिकित्सा करते हैं। जैसे कि उसकी वायु के द्वारा या जल के द्वारा या मृदा के द्वारा या फिर खाने के द्वारा, यानी उसका फूड को चेंज कर दो, उसके द्वारा चिकित्सा। उसके मिट्टी में जो औषधीय तत्व होते हैं उस मिट्टी के गुणों के द्वारा। जल के द्वारा चिकित्सा, जैसे हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, इनका अल्टरनेट यूज करते हुए, इनका एक साथ यूज करते हुए, इनका मतलब इफेक्टिव तरीके से यूज करते हुए। हवा के द्वारा चिकित्सा करते हैं, मतलब सूर्य की जो किरणें होती हैं उनके द्वारा। और मसाज करते हैं किसी भी ऑयल की, या फिर रुक्ष मसाज करते हैं, या फिर उपवास करवाते हैं, उससे फास्टिंग करवाते हैं। तो ये सब जो तरीके आते हैं वो निसर्गोपचार में आते हैं। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। यह क्या होती है डेफिनेशन ऑफ नेचुरोपैथी। जो नेचुरोपैथी जो होती है ये प्राकृतिक चिकित्सा है, ठीक है। वह चिकित्सा पद्धति है जिसमें व्याधि का उपचार प्राकृतिक तरीके, जैसे कि वायु के द्वारा, जल के द्वारा, मृदा के द्वारा, फूड के द्वारा, कीचड़, सनरे, उपवास, इनसे किया जाता है, उसे प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। नेचुरोपैथी क्या होती है? अब मॉडर्न के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखते हैं उसकी। तो नेचुरोपैथी जो होती है इज अ साइंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ की एक साइंस है। बिलीव्स इन नेचुरल वे ऑफ हीलिंग, जिसके अंदर नेचुरल तरीके से क्या की जाती है, हीलिंग की जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर हीलिंग की क्षमता होती है, स्वयं हीलिंग की। किसी भी बॉडी के अंदर, उसके अंदर, उसी के अंदर हो रहे जो भी कोई व्याधि है उसको स्वयं को हील करने की कैपेसिटी होती है। तो इट मीन बॉडी रखती है क्या, द कैपेसिटी, वो क्षमता, टू हील इटसेल्फ, इसको खुद को क्या करने की, हील करने की, इसको भरने की, इसकी हील करने की क्षमता रखती है, इसको सही करने की क्षमता रखती है। और दिस सेल्फ हीलिंग, और ये जो सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है ना बॉडी की, इसको क्या करते हैं हम निसर्गोपचार के द्वारा प्रमोट करते हैं। और प्रमोट किस तरह से करते हैं? नेचुरल मेजर्स से, जिस तरह की फूड के द्वारा, वाटर के द्वारा, मड के द्वारा, सन रे है, फास्टिंग है, मसाज है, रिलैक्सेशन है, इनके द्वारा इसे हम क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो इसे बोलते हैं नेचुरोपैथी। अब इसका इतिहास पढ़ते हैं कि नेचुरोपैथी का कहाँ से क्या उत्थान हुआ है। तो फिलोसॉफी जो है नेचुरोपैथी की, वाज फर्स्ट यूज, कहाँ यूज की गई थी? इन ए हिप्पोक्रेटिक स्कूल ऑफ मेडिसिन। हिप्पोक्रेटिक स्कूल ऑफ मेडिसिन के अंदर कब? 400 ईसा पूर्व, ठीक है। द जो टर्म है नेचुरल क्योर, कौन किसने दी थी? 1895 में डॉक्टर जॉन्स ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के डॉक्टर जॉन्स ने 1885 में नेचुरल केयर नाम की एक टर्म दी थी। ठीक है, द टर्म नेचुरोपैथी वाज गिवन इन 1902 बाय डॉक्टर बेनेडिक्ट इन यूएसए, ठीक है। अब आता है वीकेंट प्रिस्ट प्रिस्निट्स जो है, उन्होंने 1799 में, और जिसका 1851 का काल था, उन्होंने क्या किया, जो ऑस्ट्रिया से, इज फादर ऑफ नेचुरोपैथी, उनको नेचुरोपैथी का फादर कहा जाता है। ही ट्रीटेड द पीपल, उन्होंने लोगों को ठीक किया नेचुरली इन दिस ओवन प्रिंसिपल, खुद के प्रिंसिपल्स से। महात्मा गांधी जो है वाज द फर्स्ट पर्सन, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इनिशिएट किया इसको, नेचुरोपैथी को, और प्रमोट किया। अब पढ़ते हैं प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोजन क्या होता है, यानी इसके एम्स क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं।
इसका उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य को बनाए रखना तथा प्राकृतिक चिकित्सा सिद्धांत से किसी व्याधि की चिकित्सा करना। किसका प्रयोजन है? नेचुरोपैथी का प्रयोजन है। इसमें प्राकृतिक सिद्धांत है क्या क्या है? जैसे एयर है, सनरे है, वाटर है, अर्थ है, फूड है, फास्टिंग है, मसाज है, इनके द्वारा चिकित्सा की जाती है। अब आते हैं 5 बेसिक एलिमेंट क्या होते हैं नेचुरोपैथी के अंदर, देखते हैं। पंच महाभूत के द्वारा नेचुरोपैथी में किस तरह से चिकित्सा की जाती है। अर्थ महाभूत यानी पृथ्वी महाभूत के द्वारा तो मड थेरेपी की जाती है। वाटर महाभूत के द्वारा हाइड्रोथेरेपी यानी कि जल चिकित्सा की जाती है। अग्नि के यानी कि फायर अग्नि महाभूत के द्वारा सन थेरेपी, जिसे हीलियोथेरेपी भी कहा जाता है, उसके द्वारा चिकित्सा की जाती है। और जो एयर है, वायु महाभूत है, उसमें एयर बात देखिए चिकित्सा की जाती है। स्पेस यानी आकाश महाभूत में फास्टिंग के द्वारा चिकित्सा की जाती है। फास्टिंग करवाते हैं तो वो क्या है, किस में आएगा? आकाश महाभूत में आएगा। तो ये थी पंच महाभूत के द्वारा नेचुरोपैथी किस तरह से कोरिलेट होती है। अब उसके बाद पढ़ते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरोपैथी इन प्रेजेंट एरा, यानी कि आधुनिक युग जो है, आधुनिक का जो समय है, उसमें प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो किस तरह से महत्व रखती है। इस तरह से महत्व रखती है कि इस चिकित्सा में नेचुरल तरीके से तो हीलिंग की जाती है, सही बात है, एकदम नेचुरल तरीके से पंच महाभूत के जो तत्व हैं उनके द्वारा चिकित्सा की जाती है। इसलिए ये क्या होती है, कॉस्टलेस होती है और चीप होती है, ठीक है, सस्ती होती है, जिसे अफोर्ड कर सकता है हर एक पेशेंट। इसका साइड इफेक्ट भी नहीं होता, एक तो महत्व इसका ये है। बट मॉडर्न ड्रग जो होती है उनका तो साइड इफेक्ट होता है, लेकिन नेचुरोपैथी का तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मॉडर्न थेरेपी में डिजीज़ को सप्रेस्ड किया जाता है, यानी मॉडर्न वाले जो हैं, जो एलोपैथी वाले हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी डिजीज़ जो होती है उसे सप्रेस्ड करते हैं, ठीक है। लेकिन जो कि बाद में क्या होती है, क्रोनिक बन जाती है। लेकिन नेचुरोपैथी में डिजीज़ जो होती है उसको धीरे धीरे क्योर किया जाता है और जड़ से ख़त्म किया जाता है, जिस तरह से अपने आयुर्वेद में किया जाता है, दोषों का समूल नाश किया जाता है। फिर आते हैं इसके प्राकृतिक सिद्धांत क्या है, यानी कि प्रिंसिपल क्या है नेचुरोपैथी का, और नेचुरोपैथी किस तरीके से चिकित्सा करती है, उसके सिद्धांत देखते हैं। कि वेस्टर्न स्कूल ऑफ नेचुरोपैथी क्या है वो देखते हैं। तो वेस्टर्न ऑफ स्कूल नेचुरोपैथी के अंदर पहला पॉइंट ये है कि नेचुरोपैथी जो होती है उसके अंदर प्राकृतिक चिकित्सा का के तरीके हैं, उनका उपयोग करते हुए रोग को दूर करते हैं हम, ठीक है। सीधी सी बात है, जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसके द्वारा उसका उपयोग करेंगे, उससे क्या करेंगे, रोग को दूर करेंगे। जैसे कि आकाश के द्वारा वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है और फूड है, इन सब थेरेपी के द्वारा क्या करते हैं, नेचुरोपैथी में चिकित्सा की जाती है। ये सिद्धांत बता रहा है नेचुरोपैथी के कि नेचुरोपैथी में होता क्या है एक्चुअल में, वो सब चल रहा है अभी, ठीक है। पढ़ते हैं। फिर आता है कि नेचुरोपैथी जो होती है उसके अंदर फूड को मेडिसिन की तरह काम में लिया जाता है। खाने के द्वारा चिकित्सा किस तरह से होगी कि कौन सा खाना कब कब देना है और कितना कितनी मात्रा में देना है, तो इस तरह फूड जो होता है उसको मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है इसके अंदर। द टर्म ऑफ हिपोक्रेट्स क्या, कि लेट फूड बी मेडिसिन, फूड मेडिसिन बन सकता है और मेडिसिन फूड बन सकता है, ठीक है। नेचुरोपैथी में पेशेंट को क्योर किया जाता है, डिजीज़ को क्योर नहीं किया जाता। यह बॉडी के सभी एस्पेक्ट को ट्रीट करता है। पेशेंट को क्योर किया जाता है, बॉडी को नहीं, किसी भी डिजीज़ को नहीं, क्योंकि पेशेंट को क्योर करने का मतलब है कि पूरी बॉडी को ट्रीट करता है ये इसकी, जैसे उसकी फिजिकल हेल्थ भी करेगा। कोई एक डिजीज़ है उसे कोई मतलब कि जैसे मान लो उसे कहीं चोट लगी है तो उसे ही ट्रीट नहीं करेगा, वो उसकी फिजिकल हेल्थ जो चोट लगी है उसको भी, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी सोशल हेल्थ और उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ जो आध्यात्मिक वो जो है उसका स्वास्थ्य है उसको भी सही करता है। किसी भी डिजीज़ के कारण वाइटलिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, ठीक है। और एबनॉर्मल कंपोनेंट जो होते हैं ऑफ ब्लड और लिम्फ और ब्लड के जो कंपोनेंट है वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, वाइटलिटी लो हो जाती है, किसके कारण, किसी डिजीज़ के कारण। और कोई भी एक्यूट डिजीज़ क्या होती है, हमारी मित्र होती है। इनका कहने वाला ये मतलब ये है, नेचुरोपैथी वाले कहते हैं कि किसी को एक्यूट डिजीज़ हुई है तो उसकी मित्र होती है, शत्रु नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इन्हीं से क्या होती है, बॉडी की क्लिनजिंग यानी सफाई करने वाली जो मैकेनिज्म है, क्लिनजिंग मैकेनिज्म होती है। और बॉडी क्या करती है, स्वतः ही क्लिनजिंग मैकेनिज्म जो होती है उसे शुरू करके खुद को हील करती है। क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा है कि बॉडी के अंदर खुद को हील करने की क्षमता होती है। तो इसको थोड़ा सा इफेक्ट मिले, थोड़ा सा इसे अगर अपन मतलब कि कोई ना कोई स्टिमुलेशन दे दें, तो स्टिमुलेशन क्या है, कोई ना कोई डिजीज़ हुई,
डिजीज़ होगी तो सारे एक्टिव होंगे, सारी बी सेल्स टी सेल्स सब एक्टिव होंगी, ठीक है। सब एक्टिव होगा तो क्या होगी, क्लींजिंग मैकेनिज्म शुरू होगी, तो बॉडी क्या करेगी, इससे होता है क्या होगी, क्लीनिंग होगी, यानी कि बॉडी की सफाई शुरू हो जाएगी, क्लीनिंग शुरू हो जाएगी। बॉडी क्या करेगी, उसमें से रोग को भगाने के लिए कोशिश करती है और खुद को हील करने की कोशिश करती है। इस क्लींजिंग मैकेनिज्म में नेचुरोपैथी हेल्प करता है। अब इसके अंदर क्लींजिंग मैकेनिज्म चल रही है, उसके अंदर का नेचुरोपैथी से ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो इसकी क्या करेगा, हेल्प करेगा इसके अंदर बॉडी को क्लीन करने में। अब पढ़ते हैं आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में क्या संबंध होता है। ये संबंध होता है कि पहले तो सामान्य रूप से चिकित्सा में क्या संबंध होता है वो देखते हैं कि आयुर्वेद में जो मेडिसिन जो होती है ना, वो क्या करती है, दोष धातु, उपधातु और मल, इनको क्या करती है, बैलेंस करती है, सीधी सी बात है। लेकिन नेचुरोपैथी में हवा पानी प्रकाश के द्वारा नेचुरल तरीके से हीलिंग होती है। इनके अंदर मेडिसिन से होती है और दोष धातु मल को साम्य स्थिति में लाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो होती है पंच महाभूत आदि जो चिकित्सा होती है, उनके द्वारा क्या करती है, हीलिंग मैकेनिज्म को प्रमोट किया जाता है। दूसरा होता है हीलिंग किस तरह से होती है दोनों के अंदर। नेचुरोपैथी जो होती है उसके अंदर आउटर वाइटल फोर्स के द्वारा बॉडी में क्या होती है, हीलिंग टेंडेंसी उत्पन्न होती है। आउटर वाइटल फोर्स के द्वारा, यानी कि बाहर से अपन जो कर रहे हैं ना चिकित्सा, उसके द्वारा क्या होगी, हीलिंग टेंडेंसी उत्पन्न हुई, यानी प्रमोट हुई ना वो जो मैकेनिज्म थी वो। लेकिन आयुर्वेद में इनर वाइटल फोर्स के द्वारा क्या करते हैं, दोष धातु उनको बैलेंस करते हैं और टॉक्सिन को बॉडी से रिमूव करते हैं। इनर के अंदर तो आती है कि उसे औषधीय क्वाथ, औषधीय पान करवाते हैं, वोटी वगैरह देते हैं, और इसी में क्या करते हैं, पंचकर्मा करवाते हैं। माइंड और फिजियोलॉजिकल हेल्थ इन बोथ, कि किस तरह से माइंड और फिजियोलॉजिकल हेल्थ आयुर्वेद में सही होती है, किस तरह से नेचुरोपैथी में सही होती है, देखते हैं। नेचुरोपैथी में जो होती है बॉडी जो होती है, बॉडी के साथ माइंड और फिजियोलॉजिकल हेल्थ भी होती है। लेकिन आयुर्वेद में बॉडी हेल्थ तो धातु और दोष से होती है, सही बात है, तो उनकी चिकित्सा अलग होती है। लेकिन माइंड फिजियोलॉजी जो होती है, माइंड एंड फिजियोलॉजी जो हेल्थ होती है उनकी, साइकोलॉजिकल जो हेल्थ होती है उनकी जो होती है वो सत्व रजो और तम से माना जाता है, ठीक है। यानी कि माइंड और साइकोलॉजिकल हेल्थ जो होती है, नेचुरोपैथी वाले तो क्या करते हैं कि एक के द्वारा दोनों की चिकित्सा कर देते हैं, कि फिजिकल भी हो गई, माइंड भी हो गई और साइकोलॉजिकल भी हो गई, ठीक है। लेकिन आयुर्वेद वाले क्या करते हैं, आयुर्वेद वाले बोलते हैं कि दोष धातु की तो चिकित्सा होगी ना, वो तो होगी बॉडी हेल्थ, लेकिन सत्व रजतम इनकी औषधि को अलग चलाएंगे, उन्माद अपस्मार वाली औषधि अलग चलाएंगे, उनके द्वारा होगी माइंड और साइकोलॉजिकल हेल्थ, ठीक है। तो इस तरह से दोनों अलग अलग हैं। कॉन्सेप्ट क्या है डिटॉक्स करने का, किसमें, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में, देखते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है नेचुरोपैथी में तो फास्टिंग के द्वारा होता है। फास्टिंग के द्वारा क्या होता है, अपनी जो मशीन होती है, यानी कि एक तरह से जो अग्नि होती है, सब पूरी बॉडी को रिलैक्स मिलता है। तो मॉर्बिड मैटर क्या होते हैं, कभी मुंह से, इन सब के द्वारा क्या कहते हैं, बाहर आते हैं। एक ही चीज़ पढ़ेंगे हम इसमें, अच्छा है फास्टिंग, बहुत अच्छा है। फूड के अंदर या डाइट प्लान के द्वारा, स्वेटिंग के द्वारा, कोल्ड के द्वारा या हॉट ट्रीटमेंट के द्वारा, मड थेरेपी है, सन बाथ है, मसाज है, इनके द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन होता है। जो भी बॉडी के अंदर जो अशुद्धियाँ हैं वो बाहर आती हैं। लेकिन आयुर्वेद में पंचकर्म के द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन होता है, यानी कि दोषों का बाहर किसके द्वारा निकालते हैं, पंचकर्मा के द्वारा बाहर निकलते हैं। फिर पढ़ते हैं प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोटिंग मेजर्स क्या होते हैं नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में। आयुर्वेद की तरह नेचुरोपैथी भी हेल्दी पर्सन में प्रिवेंट एंड एनी पर्टिकुलर डिजीज़ का उपयोगी होता है। यानी कि आयुर्वेद में क्या होता है, आयुर्वेद की तरह नेचुरोपैथी जो होती है वो बोलती है कि मैं हेल्दी पर्सन में और किसी भी पर्टिकुलर डिसऑर्डर के अंदर उपयोगी होता हूँ, यानी कि स्वास्थ्य की रक्षा करना, आतुर के विकार का प्रशमन करना। और आयुर्वेद में इस चीज़ को किससे नाम माना जाता है, रसायन के नाम से जानते हैं। यानी कि दोनों में इसका जो मेजर्स है, प्रिवेंट कैसे होती है हेल्दी और व्यक्ति दोनों की, तो इसके अंदर तो बोलते हैं कि आयुर्वेद वाले बोलते हैं अगर हेल्दी की चिकित्सा करनी है तो रसायन दो, लेकिन अगर दोष की चिकित्सा करनी है तो क्या करवाओ, उसकी चिकित्सा करवाओ। यानी कि अगर बॉडी में कोई रोग है तो रोगी की तो करो, दोष के तो रोगी की चिकित्सा तो करो, आयुर्वेद वाले हैं कि चिकित्सा करो औषधि के द्वारा या फिर पंचकर्म के द्वारा, लेकिन अगर स्वस्थ है तो उसके रसायन के द्वारा कराओ। लेकिन नेचुरोपैथी वाला बोलता है कि मैं दोनों की चिकित्सा एक ही करवाऊंगा, नेचुरोपैथी करवाऊंगा। हेल्दी पर्सन की चिकित्सा मेरे लिए यही है, नेचुरोपैथी है, और पर्टिकुलर कोई डिसऑर्डर है उस व्यक्ति में तो भी मैं चिकित्सा नेचुरोपैथी ही कराऊंगा। मेरी चिकित्सा इतना इफेक्टिव है कि वो दोनों को सही कर देगी एक बार में, ये नेचुरोपैथी वाले बोलते हैं। फिर पढ़ते हैं हाइड्रोथेरेपी, इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। हाँ एक बात बताना भूल गई मैं, जो नेचुरोपैथी चिकित्सा है बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का क्वेश्चन एज इट इज़ यहाँ से आता है, और 2-2 नंबर में आते हैं
मतलब 15 से 20 नंबर का मैटर यहाँ से आता है। अगर 30 नंबर का मैटर उससे आया तो 20 नंबर इससे आएंगे। अगर 40 नंबर योग से आ गए ना तो 10 नंबर यहाँ से आएंगे। और ज़्यादातर चांस जो होते हैं इसका 10 नंबर में आने का चांस होता है। या तो पूरी नेचुरोपैथी पूछ लेगा या फिर हाइड्रोथेरेपी आएगी 10 नंबर में। पढ़ते हैं हाइड्रोथेरेपी यानी कि जल के द्वारा चिकित्सा। हाइड्रोथेरेपी का फादर कौन है? लुई कोने है। लैटिन टर्म क्या होती है हाइड्रोथेरेपी के लिए? बेलेनोथेरेपी होती है। अब इम्पोर्टेंस क्या है पानी की वो देखते हैं। पानी जो है यूनिवर्सली हर जगह अवेलेबल होता है, इजीली अवेलेबल होता है और चीप होता है, ठीक है, सस्ता होता है। और क्या होता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सब कुछ घोल सकता है अपने अंदर। विच डिजोल्व मैनी थिंग्स ईजीली, जल्दी से अवशोषित कर लेता है किसी भी चीज़ को। हीट को होल्ड करके रखता है, यानी पानी की जो हीट, पानी क्या करता है? हीट को होल्ड करके रखता है अपने अंदर। ये क्या करता है? नॉन टॉक्सिक एंड ईजी टू यूज करने में भी ईजी है, नॉन टॉक्सिक है। ये 3 फॉर्म में यूज़ होता है, गैस, लिक्विड और सॉलिड में। इसमें जो होता है लोकली और वूल बॉडी पर यूज कर सकते हैं, करते ही हैं। या तो पानी से हाथ धो लो तो ओनली हाथ ही तो धुले हैं तो लोकल यूज़ हो गया, नहाते हैं तो फुल बॉडी यूज़ हो गई, ठीक है। एक्सटर्नली और इंटरनली यूज कर सकते हैं, पीते हैं तो इंटरनली है, नहाते हैं तो एक्सटर्नली है, ठीक है। तो वो हो गया। तो ये थी हाइड्रोथेरेपी। अब पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट है हाइड्रोथेरेपी जो है उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इम्पोर्टेंट है। तो वाटर जो होता है उसे 2 तरीके से यूज लिया जाता है, ध्यान से समझना, कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरनल यूज भी होता है, एक्सटर्नल यूज भी होता है। एक व्यक्ति अगर इंटरनल यूज करता है पानी का तो 3 जगह कर सकता है। कैसे करता है? पानी पिएगा, जुकाम होगी तो स्टीम लेगा, स्टीमुलेशन हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, और क्या, बस्ती लेगा, इनिमा लगाएगा। तो पानी जो है इनिमा में क्या करता है? गुदा प्रवेश के द्वारा, गुदा मार के द्वारा अंदर ही तो प्रवेश कर रहा है, तो इंटरनली यूज ही उसका। तो 3 तरीके से इंटरनल यूज करेगा। पानी पीना है तो ड्रिंकिंग, स्टीम लेनी है तो स्टीमुलेशन, एनिमा लगाना है तो बस्ती में आ गया। एक्सटर्नल यूज देखना है इसका। एक्सटर्नली अगर कोई व्यक्ति यूज कर रहा है तो वो बात करेगा, बिल्कुल नहाएगा, तो नहाने के हिसाब से पानी को 3 तरीके से यूज करेगा वो। कितनी बात कर सकता है वो इस पानी से? 3 तरीके से। एक तो टेम्परेचर बेस पे, जैसे हम करते हैं सर्दियों गर्मियों में, कोल्ड गर्मियों में नहाते हैं, हॉट ठंडे से नहाते हैं गर्मी उसमें सर्दियों में, नेचुरल नॉर्मल पानी से नहा रहे हैं, बीच में होता है ना बसंत ऋतु ऐसा वाला टाइम होता है। अल्टरनेट, पहले गर्म से नहा के आए, फिर वापस गए 2 मिनट बाद, फिर ठंडे से नहा के आए। तो वो हो गया बेस्ड ऑन ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के आधार पर बात कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है, कोल्ड, हॉट, नेचुरल और अल्टरनेट, ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन बॉडी पार्ट, किस बॉडी पार्ट का आप बात करवा रहे हो, बाथिंग कौन से बॉडी पार्ट की हो रही है? एक तो फुल बॉडी बात हो रही है, एक लोकल बात हो रही है, ठीक है। पढ़ेंगे इनका, स्पेसिफिक बात, सोना बात है, होते हैं, आगे पढ़ेंगे। अब एक तो कंप्रेस करके एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं, क्या होता है पढ़ लेंगे आगे, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है सब कुछ। पैक की तरह, एक तो पूरी बॉडी पर पैक करेंगे पानी का, या फिर किसी लोकल पार्ट पर करेंगे पानी का पैक। तो इस तरह से हमें क्या करना है, ये पूरा क्लासिफिकेशन दिमाग में रखना, इसी के ऊपर पूरी हाइड्रोथेरेपी चलती है। तो पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोथेरेपी, ठीक है। जल के चिकित्सा सिद्धांत क्या होते हैं? वार्म एंड हॉट वाटर। अब बताओ, पहला पढ़ा हमने हाइड्रोथेरेपी सिद्धांत, अगर पहला पढ़ते हैं तो पहला है हॉट वाटर, कि गर्म पानी किससे चिकित्सा करता है? तो गर्म पानी चिकित्सा करेगा कि मसल्स को क्या करता है? रिलैक्स करता है, और ब्लड वेसल जो होती है उसको डायलेट करता है। पहला तो काम ये याद रखना है आपको। ब्लड सर्कुलेशन टिश्यू के लिए बढ़ता है, सीधी सी बात है। मसल्स रिलैक्स होगी, ब्लड वेसल में डायलेशन होगा, तो ब्लड का सर्कुलेशन तो चेंज होगा ना थोड़ा सा, जहाँ कम हो रहा था वहाँ थोड़ा ज़्यादा आएगा, जहाँ ज़्यादा हो रहा था वहाँ थोड़ा कम भी होगा, तो बढ़ता है यानी चेंज होता है। इसके लिए हॉट वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? जो हॉट वाटर लिया है 36 से 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ज़्यादा हॉट वाटर अगर लेंगे तो बॉडी के टिश्यू क्या कर देंगे? डैमेज हो जाएंगे। कोल्ड वाटर क्या करता है? ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे क्या होगा? टिश्यू पर प्रेशर लगेगा, यानी कि प्रेशरली क्या आएगा? ब्लड आएगा, और जिससे क्या होंगे? यहाँ से प्रेशरली कोई पानी आ रहा है तो यहाँ पे जो टॉक्सिन होगा ना वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और फ्लश्ड हो जाएंगे। टेम्परेचर कितना रखना है? 12 से 18 डिग्री सेल्सियस उस पानी का टेम्परेचर होना चाहिए, जो हम कोल्ड वाटर यूज कर रहे हैं उसका। अल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड का वाटर का यूज करते हैं तो किस तरह से करना है? इससे ब्लड वेसल्स में पहले तो रिलैक्शन होगा हॉट की वजह से, कोल्ड की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा,
ठीक है। इससे क्या होगा, सर्कुलेशन सिस्टम जो है, कभी सप्लाई बढ़ेगी, कभी सप्लाई कम होगी, कभी एक साथ फ्लश्ड हो जाएंगे, कभी नॉर्मल हो जाएगी। और टिश्यू तक बॉडी की सप्लाई जो होती है, टिश्यू तक ब्लड सप्लाई जो होती है वो बढ़ जाती है। ये होता है अल्टरनेट का यूज। फिर कोल्ड वाटर को हमेशा हॉट वाटर की बाद यूज करते हैं। पहले गर्म से नहाना चाहिए हमेशा, उसके बाद ही ठंडा पानी यूज करना चाहिए। इसका मतलब ये है। तो कोल्ड वाटर को हमेशा हॉट वाटर के बाद ही यूज करना चाहिए। हॉट वाटर का एप्लीकेशन कितनी देर तक करना चाहिए, 2 मिनट तक। लेकिन ठंडे पानी का एप्लीकेशन जो होता है हमेशा आधा मिनट तक करना चाहिए। ज़्यादा देर ठंडे पानी में नहीं रहना चाहिए। हाइड्रोथेरेपी के मोड ऑफ एक्शन देखते हैं तो 3 तरह से करती है। हाइड्रोथेरेपी किस तरह से कार्य करती है, 3 तरीके से। एक तो ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है, टॉक्सिन को रिमूव करती है, फ्लश्ड करती है, देख लिया हमने। और तीसरा है रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। अब ये रिफ्लेक्स मैकेनिज्म क्या है, इसे देखते हैं। स्किन के कुछ एरिया पर पानी का वाटर का एप्लीकेशन करने पर इंटरनल ऑर्गन क्या करते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। किस तरह से, अगर स्किन ऑफ पैर और हाथ, फीट और हेड, यानी कि पैरों पर और कभी हाथों पर पानी डालते हैं ना, उससे जो होता है हमारा सिर स्टिमुलेट होता है, यानी उसके अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ती है। और जिससे क्या होते हैं, हम थोड़ा होश में से आ जाते हैं। ठीक है, जब हाथ धोते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन क्या पड़ेगा, बॉडी में बढ़ता है, जिससे क्या होगा, हेड पर इफेक्ट आएगा, चेस्ट पर इफेक्ट आता है, पेल्विक रीजन में इफेक्ट आता है। ये चीज़ें क्या होती है, स्टिमुलेट होती है। अगर मुंह धोते हैं, मुंह मतलब फेस की स्किन पर अगर पानी लगाते हैं हम, तो क्या होगा, हेड के अंदर क्या आएगा, रिफ्लेक्स आएगा, सिर के अंदर रिफ्लेक्स आएगा। रिफ्लेक्स का मतलब है ब्लड सप्लाई का रिलेशन होगा, यानी बढ़ेगी वहाँ पे। अगर कोल्ड करते हो तो बढ़ेगी, हॉट करते हो तो थोड़ी नॉर्मल रहेगी। स्किन बेस ऑफ नेक, नेक के ऊपर, नेक के बेस में अगर क्या करते हैं, पानी क्या करवाते हैं, डालते हैं हम, तो उससे क्या होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज इफेक्ट होगी। स्किन ऑफ स्पाइनल रीजन, इसका अगर यहाँ पे पानी होता है तो उससे क्या होता है, हार्ट, लंग्स, स्टोमक, लीवर और इंटेस्टाइन, ये ऑर्गन क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। अगर स्किन ऑफ इनर थाई यहाँ पर होती है तो क्या होगा, प्रोस्टेट और यूट्रस क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। और अगर स्किन ऑफ लोअर स्टर्नम होती है, पानी जो होता है इनकी कुछ एरिया पर वाटर एप्लीकेशन होती है, तो किडनी क्या होती है, स्टिमुलेट होती है। अब विशेष अंगों की स्किन पर पानी के गिरने से आंतरिक अंग जो सुप्त अवस्था में होते हैं, सोए रहते हैं, वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। ये स्टिमुलेट होंगे और क्या करेंगे, प्रॉपर फंक्शन करते हैं। जब हम नींद में से उठते हैं तो मुंह धोते हैं, उससे क्या होगा, हेड में प्रॉपर सप्लाई जाएगी, सब ऑर्गन को वो काम करने को बोलेगा, उसके अंदर जो ब्रेन के अंदर जो भी हार्मोन उनको वो एक्टिव करेगा कि काम करना है, उठ जाओ, तो वो प्रॉपर फंक्शन करने लग जाता है। तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं सबसे पहले पानी का इंटरनल यूज़। मैंने क्लासिफिकेशन वाटर का 2 तरीके से बताया था, एक्सटर्नल यूज़ बताया था, इंटरनल यूज़ बताया था। इंटरनल यूज़ जो था इसमें 3 तरीके से बताया था कि इंटरनल यूज़ करेंगे तो पानी क्या करेंगे, पानी पिएंगे, स्टीम ले लेंगे और क्या ले लेंगे, एनिमा ले लेंगे, ऐसे करके याद करना। तो इंटरनल यूज़ में पहला पढ़ते हैं ड्रिंकिंग। हॉट एंड कोल्ड वाटर को उपयोग पीने में कैसे किया जाता है देखते हैं। अगर हॉट वाटर अगर कोई यूज करता है, कौन कब कभी हॉट वाटर अपन पीते हैं, हमें जब कॉन्स्टिपेशन होता है तब पीते हैं। कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे कि अस्थमा हो गया, खांसी हो गई कफ वाली, ठीक है, चेस्ट में टाइटनेस हो गई, तो ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। तो इसमें क्या करते हैं, हम गर्म पानी पीते हैं ताकि वो कफ कट जाए, कफ निकल जाए, ऐसे बोलते हैं ना, थोड़ा मुझे रिलैक्स मिले, इसलिए गरम गरम चाय, गरम गरम चीज़ें पीते हैं। अस्थमा में इनडाइजेशन है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, उसमें पीते हैं। फीवर में गर्म पानी पीते हैं, एक पित्तज फीवर को छोड़ के। विंटर सीजन के अंदर सर्दियों में गर्म पानी पीते हैं, तो ये यूज है गर्म पानी का। कोल्ड वाटर कब पीते हैं, किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे आइस लगा देते हैं अपन, उससे क्या होगा, आसपास की जो होगी सेल्स क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उससे क्या होगा, वहाँ पे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। हाइपरटेंशन के व्यक्ति के अंदर क्या करवाते हैं, कोल्ड वाटर देते हैं। एनीमा, जॉन्डिस, बर्निंग सेंसेशन, सीधी सी बात है, मेन याद करने वाले हैं बर्निंग सेंसेशन, हाइपर एसिडिटी, और इन दो को याद करना ज़्यादातर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर में तो ये चीज़ तो सच है, नोज से अगर एपिस्टेक्सिस होता है, कभी भी नाक से ब्लीडिंग होती है, जीभ से भी कहीं कट लग जाता है, तो हम सबसे पहले बर्फ़ अप्लाई करते हैं वहाँ पे, उस एरिया पे। तो बर्फ़ अप्लाई करने से क्या होता है, वहाँ पे ब्लीडिंग रुक जाती है,
लेकिन हाइपरटेंशन का लॉजिक मुझे भी अभी तक समझ, क्योंकि हाइपरटेंशन में ऑलरेडी बीपी ज़्यादा रहता है, लेकिन बर्फ़ अप्लाई करने पे ऑब्वियसली कॉन्ट्रेक्शन होगा तो बीपी ज़्यादा ही होगा। तो ये लॉजिक अभी तक मुझे भी नहीं समझ में आया है, लेकिन जैसे ही पता चलेगा मैं बताऊँगी। स्टीम इनहेलेशन, स्टीम इनहेल करेगा तो किस में करेगा? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में करेगा। अस्थमा है, खांसी होती है, कोल्ड होता है, गले का इन्फेक्शन होता है तो हम करते ही हैं, स्टीम लेते ही हैं। अब इसकी विधि बता रखी है, तो कोई ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसी आती है वैसे लिख के आना, एक बार पढ़ लेना और खुद अप्लाई जैसे करते हैं वही लिख के आनी है। स्टील का पेन लेता है, पानी को बॉईल करना है, ज़मीन पर रखना है, ग्राउंड पर पेन के साथ में स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठना है हमें। पेशेंट का सिर क्या करना है? टॉवेल से ढकना है हमें, और इस तरह से कवर करना है कि पूरी स्टीम क्या करे? मुंह और नाक पर लग जाए। इसी तरह से क्या करते हैं? स्टीम लेते हैं, जिससे क्या होते हैं, जो प्राणवायु स्रोतस होते हैं वो खुल जाते हैं गर्म पानी से। और क्या करना है? पेशेंट को सांस छोड़ना है उसके अंदर और सांस लेना है। अब एनीमा, कोल्ड वाटर उपयोगी होता है, कोल्ड वाटर के द्वारा दी जाती है और बाउल क्लियर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कॉन्स्टिपेशन में देते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि मेनली हॉस्टल की प्रॉब्लम होती है उनके अंदर ये दी जाती है। प्रोसीजर क्या है? वही बस्ती के अंदर क्या पोजीशन करते हैं हम? उसे लिटा देते हैं, एक पैर सीधा एक पैर थोड़ा फोल्ड किया हुआ, और बस्ती देते हैं, वही पोजीशन आएगी देखना। पेशेंट शुड लाई लेफ्ट लेटर पोजीशन, सीधी सी बात है, लेफ्ट लेटर पोजीशन में लिटाते हैं हम। एक पैर को क्या करते हैं? बेंड कर देते हैं नी से सिम्स इस पोजीशन के अंदर। फिर क्या करते हैं? बस्ती जो होती है यानी एनीमा जो होता है उसको 200 से 300 ml क्या करते हैं? कोल्ड वाटर से भरकर पानी को क्या उसमें सिरिंज को क्या कर लिया? कोल्ड वाटर से भर लिया हमने, और एनीमा ट्यूब के द्वारा कनेक्ट करके उसे क्या कर दिया? NS में एंटर करवाया, और ग्रेविटी के प्रभाव से सारा पानी NS से क्या करता है? बाउल में एंटर करता है बाउल से NS से बाउल में एंटर करेगा, यानी किस में जाएगा? बाउल में चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा? ट्यूब को NS से हटा देंगे अपन, और कुछ समय के बाद पेशेंट जो होता है सारा पानी स्टूल के अंदर क्या करता है? पास आउट करता है। अब वो जो पास आउट करेगा ना, तो इसके अंदर जो बीमारियां हैं अंदर, वो सारे जो दोष हैं वो घुल के क्या जाएंगे? इस पानी में आ जाएंगे स्टूल के अंदर, और वो बाहर निकल जाएंगे। बस्ती भी तो यही करती है, कटी पार्श्व इन सब में जाकर इनके दोषों को विडोलित करते हुए क्या करती है? गुदा मार्ग से बाहर निकालती है। तो वो यही काम करेंगे। ये था आपका इंटरनल यूज़ ऑफ वाटर। अब पढ़ते हैं एक्सटर्नल यूज़, ये इंपॉर्टेंट है देखना। अगर 10 में आया तो यहाँ से भी आ सकता है कि एक्सटर्नल यूज़ ऑफ वाटर से आप क्या समझते हैं जल चिकित्सा के अंदर, तो यही बहुत बड़ा है। वैसे आराम से सफिशिएंट मैटर, ज़्यादा ही है मैटर, 10 नंबर से भी ज़्यादा है। बात पढ़ी थी हमने, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? एक्सटर्नल यूज वाटर 3 तरह से पढ़ा था, बाथ, कॉम्प्रेक्स और पैक पढ़ा था। फिर बात पढ़ी थी हमने कितने टाइप की? 3 टाइप की, बेस्ड ऑन टेम्परेचर, बेस्ड ऑन बॉडी पार्ट और स्पेसिफिक बात। बेस्ड ऑन बॉडी टेम्परेचर हमने पढ़ा था, कोल्ड थी, एक हॉट थी, एक नेचुरल थी, एक अल्टरनेट बात थी। बॉडी पार्ट के आधार पर हम बात पढ़ रहे थे, एक तो पूरी बॉडी का स्नान है, एक लोकल बात है, एक स्पेसिफिक बात है। देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले पढ़ते हैं बेस्ड ऑन टेम्परेचर, ये वाली पढ़ते हैं सबसे पहले। बेस्ड ऑन टेम्परेचर बात एक्सटर्नल यूज में पहला पॉइंट चल रहा है, बेस्ड ऑन टेम्परेचर। उसमें पहले पढ़ते हैं नेचुरल वाटर। 4 वाटर थे ये। पहले नेचुरल वाटर, नेचुरल वाटर का क्या करते हैं? डेली बात करते हैं अपन। क्या होती है? ये स्ट्रेस और एंजाइटी से फ्री करता है। किसी को नींद नहीं आ रही, किसी को फटीग है, उसमें क्या करता है? ये यूज़ होता है, अच्छा रहता है। हॉट वाटर किन व्यक्ति के अंदर स्नान करवाते हैं? जिनको इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, ड्रिंकिंग भी है, इनका इंटरनल यूज भी है, इनका एक्सटर्नल यूज भी है, ठीक है। और कोल्ड के सीजन में क्या करते हैं? हॉट वाटर से स्नान करते हैं ना। और बॉडी एक पूरा, अगर बॉडी में पेन हो रहा है तो हॉट वाटर से नहाना है। कोल्ड वाटर, ब्लीडिंग है, हाइपरटेंशन है, जॉन्डिस है, ऐसे व्यक्तियों को, किसी व्यक्ति के अंदर हाथों में अगर जलन हो रही है, होती है ना गर्मियों के अंदर हाथों में जलन करिए, तलवे, हाथों के तलवे जो होते हैं, पैरों के तलवों में जलन होती है तो वो नहा के आते हैं, वही। हाइपर एसिडिटी हो रही है, समर सीजन में करते ही हैं। और वर्टिगो, चक्कर आते हैं, किसी व्यक्ति को वर्टिगो स्पिनिंग होती है तो करवाते हैं। अल्टरनेट कब करवाते हैं? हॉट और कोल्ड वाटर का इन्फ्लामेशन में अल्टरनेट यूज करवाते हैं। पहले हॉट कितनी मिनट? 2 मिनट, कोल्ड आधा मिनट। फिर बैक एक हो रहा है उसके तो वेरिकोज वैन के अंदर करवाते हैं। और हीमोरॉइड्स जो पाइल्स होते हैं उन पेशेंट्स के अंदर अल्टरनेट बाथिंग करवाई जाती है। अब बॉडी पार्ट्स के आधार पर
पहली पढ़ते हैं वूल बॉडी, दो थी, वूल बॉडी लोकल बॉडी। अब वूल बॉडी बात पढ़ते हैं। एक व्यक्ति को क्या करना है, बाथ टब में कोल्ड पानी भर देना है और उसको क्या कर देना है, लिटा देना है। ठीक है, उसकी पूरी बॉडी क्या होनी है, पानी में डूबनी चाहिए। इस तरह से उसको क्या करना है, लिटा देना है। वूल बॉडी पानी में हो, सिर को थोड़ा क्या करना है, ऊपर रखना है। बाथ टब के अंदर पानी में पूरी बॉडी रहे, सिर थोड़ा ऊपर रहे। पूरे बॉडी पार्ट को एक एक करके क्या करना है, धीरे धीरे रब करना है। स्पेशली किस किस को, एब्डोमेन को, उसको खुद को या फिर उसके अटेंडेंट को, ग्रोइन रीजन को, चेस्ट को, उसकी आर्म को, उसके लेग को। फिर क्या करना है, टब से बाहर आना है उसे, और उसकी क्या करना है, पूरी बॉडी को रब करते हैं। हथेली से उसकी पूरी बॉडी को रब करना है जब से पानी से बाहर निकाल लेते हैं। और जब बॉडी सूख जाए, कब तक करना है, जब तक बॉडी सूख जाए। ये हथेली से रब कब तक करना है, जब पूरी बॉडी सूख जाए। बाथ ड्यूरेशन एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू सीजन होना चाहिए। बाथ कितनी समय तक करना है और कितना टेम्परेचर पानी का होना चाहिए, सर्दियों के हिसाब से, गर्मी के हिसाब से होना चाहिए। सर्दी है तो कम ड्यूरेशन के लिए नहाओ, एक तो कम ड्यूरेशन बात करवाओ, और टेम्परेचर क्या रखो, पानी का गर्म रखो, ठंडा पानी नहीं लेना है उस टाइम में। और कितनी देर तक, 5 से 10 मिनट। ये ड्यूरेशन कम हो जाता है सर्दियों में, गर्मियों में ड्यूरेशन बढ़ जाता है। क्या क्या है लाभ, स्टिमुलेट द डाइजेस्टिफायर, यानी कि जठराग्नि प्रदीप्त होती है एक तो। ठीक है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है ये। और अब है लोकल बाथ। लोकल बाथ जो ये पाइल्स वगैरह होते हैं इनमें देते हैं ना लोकल बाथ, वही है। सबसे पहले पढ़ते हैं फुट बाथ पढ़ते हैं। फुट बाथ कब लेते हैं, जैसे किसी की बर्निंग हो रही है पैरों के अंदर, जैसे गर्मियों में होती है, तो वो क्या करते हैं, एक बाल्टी होती है पानी की भरी हुई, उसके अंदर अपन बोलते हैं ना थोड़ी देर उसमें से पैर को डुबा के रख ले, थोड़ा आराम मिलेगा तुझे, ऐसे बोलते हैं ना। तो वही है ये, लोकल बात में यही आते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फुट बाथ, यानी कि पैरों की बात, ओनली पैरों की बात है ये, पूरी बॉडी नहीं है। इसमें क्या करना है, फुट बाथ टब होता है, उसके अंदर 1.5 फीट तक क्या करना है, पानी भरना है और पैरों को पानी में मर्ज करना है। उसके बाद में 5 मिनट तक क्या करना है, इसमें फ्रिक्शन अप्लाई करते हुए, मतलब आपस में दोनों पैरों में फ्रिक्शन अप्लाई करते हुए क्या करना है, उसको रब करना है। पानी में टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू कंडीशन यूज करना है। किस में काम आता है, स्प्रेन में। ठीक है, अगर किसी प्रकार की कोई मोच लग गई है ना तो उसमें रिलैक्स मिलता है। जैसे गर्म पानी से अगर करते हैं तो वो थोड़ी मसल्स रिलैक्स होती है, तो मोच वगैरह में, स्ट्रेन में किसी प्रकार के मसल्स के अंदर स्ट्रेन हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, वूल बॉडी क्या हुई है, रिलैक्स करवाता है। इससे क्या आता है, पूरी बॉडी क्या कहते हैं, रिलैक्स कर जाती है। या फिर किसी के बर्निंग सेशन हो रही है पैर के तलवों के अंदर, तो करवाते हैं। ज़्यादा गर्मी लग रही है किसी को, ठीक है, जैसे गर्मियों के दिनों में किसी किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, पसीने ज़्यादा आते हैं, तो उनके अंदर ये काफ़ी फायदेमंद होता है। उसके बाद आता आर्म बाथ। प्रोसीजर मतलब हाथों का बात, सेम फुट बाथ की तरह है। बेनिफिट क्या होते हैं, रिनॉइड्स डिजीज़, जिसके अंदर क्या होती हैं, जो फिंगर की टिप होती है ना, उनका कलर बदल जाता है। सर्दियों के अंदर अपन देखते हैं ना, पहले अपनी जब ज़्यादा कोल्ड के एक्सपोजर में अपन आते हैं तो अपनी क्या होती है, फिंगर्स पहले नीली पड़ जाती हैं, फिर लाल हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे जब हम थोड़ा थोड़ा गर्म करते हैं उसको, जब जाके वो नॉर्मल कलर में आती हैं। क्योंकि पहले उसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है इन फिंगर की टिप में अंदर, तो वो नीली दिखाई देंगी। फिर धीरे धीरे अपन इसको गर्म करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचती है, तो वहाँ पे वो थोड़ी रेड दिखाई देती हैं। तो ये होते हैं रेनॉइड डिजीज़। इसके अंदर आर्थराइटिस के अंदर, और चिल्स ब्रेन, इनके अंदर क्या होता है, हॉट वाटर का यूज़ किया जाता है आर्म बाथ के अंदर। तो आप एक ही याद करना, जो रेनॉइड डिजीज़ है इसके अंदर आर्म बाथ दी जाती है। अब आता है सिट्स बाथ। सिट्स बाथ जो पेशेंट है फिशर के, पाइल्स के, इनको दी जाती है। ये तो आपने सामने पढ़ा था कि एक बाथ टब होता है, उसमें थोड़ी सी टंकण की मात्रा डाल के उनको सिट्स बाथ लेने को बोलते हैं। तो पेशेंट होता है ना अर्श का, उसको यही बोलते हैं ना कि सिट्स बाथ लेनी है तुझे, वो है ये। क्या करना है, उसका हिप बाथ टब में हॉट वाटर डाल के क्या करना है, उसको बिठा देना है। पानी कहाँ तक आना चाहिए, उसके नेवल तक आना चाहिए, उसकी नाभि तक आना चाहिए, उसके घुटने मुड़े हुए होने चाहिए, और स्क्वेटिंग पोजीशन में उसको बिठाना है, जिससे क्या हो, उसकी जो गुदवलियाँ है ना वो थोड़ी पानी के संपर्क में रहें। ड्यूरेशन 10 मिनट करवाना है। इसमें क्या कहता है, फिशर और हीमोरॉइड होते हैं, उनके केस में तो आधे घंटे करवाओ। ठीक है, बात के एंड में जब बात हो जाए कंप्लीट, तो उसमें डूबा हुआ एरिया जो है उसे टॉवल से रब कर देना है। बेनिफिट क्या है, फिशर के अंदर करवाते हैं, पाइल्स के अंदर करवाते हैं, किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें भी ये काफ़ी यूज़फुल होता है। सिट्स बात इम्पोर्टेंट है।
अगर मेरी बात सुनो, बड़ा क्वेश्चन आए, लोकल बात लिखना पड़े तो फुट बात और सिट्स बात तो ज़रूर लिख के आना। इंपॉर्टेंट जो होंगे वो लिख देना। जैसे सिट्स बात लिख दिया, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा है। आरम बात लिख के हेडिंग डाल के प्रोसीजर सेम कर दिया या फिर शॉर्ट कर दिया उस प्रोसीजर को। और प्रोसीजर लिखो ना तो थोड़ा यूँ एरो लगा के लिखना या फिर ऐसे लिखना, ठीक है, अलग अलग पॉइंट बना के। ऐसे नहीं पैराग्राफ में छापे जा रहे हो, नहीं, पैराग्राफ में लाइन टू लाइन नहीं लिखना है, नंबर नहीं मिलते ऐसे, ठीक है। क्लास डिस्कनेक्ट होते ही वापस ज्वाइन करना। हिप बाथ यानी कटी स्नान, जो कि हिप प्रोसीजर सिट इन हिप बाथ, जो कि पानी से भरा हो। पानी आवश्यकता अनुसार कोल्ड या हॉट ले सकते हैं। अब पढ़ रहे हैं हिप बाथ। वूल हिप एंड जेनाइटल जो होते हैं, जेनाइटेलिया जो होते हैं वो ह्यूमन के, उसे पानी के अंदर मर्ज करना है। अब पेशेंट को एब्डोमेन, जेनाइटेलिया और हिप को टॉवेल से रब करने को बोलना है। बाकी का पार्ट जो होता चाहिए उसका ड्राई होना चाहिए। जितना पार्ट उसका पानी में है वही जो है उसका पार्ट जो है वो क्या रहे, वेट रहे, बाकी का पार्ट ड्राई रहे। अब क्या करना है, 15 मिनट के बाद में टब से बाहर निकालना है और क्या करना है, वेट पार्ट जो है उसको ड्राई टॉवेल से रब करना है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन में करवाते हैं कौन सा बात, हिप बात। किसमें क्या है, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, ओबेसिटी के अंदर, इन्फ्लामेशन अगर है पेल्विस एरिया के अंदर उसके अंदर करवाते हैं, पाइल्स के अंदर करवाते हैं, फिशर में, और किसमें, प्रोस्टेटाइट्स में, यानी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होने पर, और स्टेरिलिटी अगर किसी व्यक्ति में है तो उसको करवाते हैं। फिर आता है स्पाइनल बाथ। इसमें क्या करवाते हैं, ये जो होती है ना स्पाइनल बाथ, जैसे किसी को सियाटिका है या फिर किसी को लंबर स्प्लेंडोसिस है, उनके अंदर करवाते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस है अगर किसके अंदर होती है ना, लंबर के अंदर स्पॉन्डिलाइटिस होती है, C1 C2 C3 में, या फिर T4 T5, इनके अंदर क्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, नर्व कंप्रेशन हो जाता है, गृहदसी जिसे बोलते हैं, तो उनके अंदर क्या करवाया जाता है, फिर स्पाइनल बाथ करवाया जाता है। प्रोसीजर क्या है, पेशेंट को स्पाइनल बाथ टब के अंदर लिटाना है, उसका स्पाइनल लेंथ पूरा कवर होना चाहिए पानी के अंदर। यदि मौसम ठंडा है तो बॉडी को क्या कर दो, ऊपर से ब्लैंकेट से ढक दो, ठीक है। फिर 5 से 10 मिनट पेशेंट को 5 से 10 मिनट बाद में आना, पेशेंट को उठाना है और बैक को जो होती है उसको स्पाइनल जो होती है उसको टॉवल से रब करना है। यह टोटल 30 से 45 मिनट तक हमें करना है। और पानी जो होता है हमेशा अकॉर्डिंग टू सीजन लेना चाहिए या अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड। बैक एक, पीठ में दर्द हो रहा है तो, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है तो, या फिर स्ट्रेसिस रिलीव्स, इसको छोड़ो, ये 2 याद करना, ठीक है। अब पढ़ते हैं स्पेसिफिक बात। तीसरा बात है स्पेसिफिक बात। पहला हो गया है बेस्ड ऑन बॉडी टेम्परेचर, बेस्ड ऑन बॉडी पार्ट, और तीसरा है स्पेसिफिक बात। ये अभी बात चल रहा है, अभी कंप्रेस और पैक बाकी है। स्पेसिफिक बात पढ़ते हैं। स्पेसिफिक बात में पहले पढ़ते हैं थैलेसोथेरेपी क्या होती है। इसमें बाथिंग के लिए क्या करते हैं, सी वाटर का यूज, समुद्र के पानी का यूज करते हैं स्नान के लिए। ये क्या करता है, स्किन को, और सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्रीथिंग है, कंडीशन है, ब्रीथिंग कंडीशन जो होती है, और फ्लूइड रिटेंशन अगर होता है बॉडी के अंदर तो यूज किया जाता है। स्किन के अंदर है कोई प्रॉब्लम, सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या फिर फ्लूइड रिटेंशन है, तो उसके अंदर जो बॉडी बात करवाते हैं वो थैलेसो बात करवाते हैं, समुद्र पानी के द्वारा यूज करवा के। फिर आता है विरपुल बाथ। इसमें क्या करता है, पेशेंट जो होता है उसे एक क्या होता है, बिग वेल टाइप, यानी एक कुएं टाइप का जो क्या होता है, टब होता है, जिसके चारों तरफ एक कुआ ये होता है, ये इसमें पेशेंट बिठा दिया, इधर से फुहारे चलते हैं, ठीक है। उसके अंदर ये व्यक्ति बैठा है, इसके अंदर फुहारे चल रहा है, वो है ये चीज़ देखना। पेशेंट को क्या करना है, बिग वेल टाइप टब के अंदर बिठा दिया विथ रिवॉल्विंग वाटर, यानी घूम रहा है ये पानी चारों तरफ से, ठीक है। पानी इधर से इधर से इधर से इधर से, कभी इधर से आएगा कभी इधर से नहीं आएगा, ऐसे। इसमें क्या करवाते हैं, बिठा देते हैं, एंटर करवा देते हैं। वहाँ इस विरलिंग वाटर में बॉडी मसाज होती है। कभी कभी बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट वो जो होता है, वाटर जो होता है वो गिरता है, और उससे क्या होती है, वो जो फुहारा जिसे बोलते हैं अपन आजकल, तो वो क्या होता है, यहाँ पे बॉडी के अगर मान ले कमर का भाग है या पीठ का भाग है तो वो इसके ऊपर पर्टिकुलर इसी ऑर्गन पे गिरेगा, यहाँ का जो फुहारा है उसका पार्ट इसी पार्ट पे गिरेगा इसका पानी। तो उससे क्या होता है, इससे क्या होती है, स्पेसिफिक बॉडी मसाज होती है इस वाले बात से, विरपुल बात से। यह बात क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, मस्कुलर एंड सर्कुलर एक्टिविटीज़ को, बस क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जो कि क्या होता है, पावरफुल होता है।
फिर आती है सोना बाथ। सोना बाथ क्या होता है? एक स्पेशल क्लोज्ड चैम्बर होता है सोना बाथ का, देखा होगा आपने अपने हॉस्पिटल के अंदर, हमारे हॉस्पिटल में तो है। और एक रूम होता है जिसे क्या कहते हैं, सोना बाथ कहते हैं, जो कि बाथ के लिए क्या होता है, यूज़ होता है। यानी एक डब्बा सा होता है, उसके अंदर मुंह इसका, ये व्यक्ति का मुंह यहाँ से निकला हुआ होता है और इसकी पूरी बॉडी क्या होती है, इस डब्बे में होती है पैक। इसे बोलते हैं सोना बाथ। इसमें फिर स्टीम के द्वारा स्नान होता है वैसे उसका। यह कई स्पा सेंटर जो होते हैं उनके अंदर कोल्ड है, हॉट है, स्टीम बाथ है, इनके लिए यूज़ होता है। अब आता है स्टीम बाथ यानी स्नान वाष्प के द्वारा। अब वाष्प के द्वारा जो स्नान पड़ रहे हैं वो स्पेसिफिक बात में आ रहा है, लेकिन इसके भी दो प्रकार हैं कि वाष्प के द्वारा अगर स्नान होगा तो एक तो लोकल होगा, एक फुल बॉडी होगा। अब पहले पता है लोकल स्टीम बाथ कैसी होती है। एक प्रेशर कुकर यानी कि जो नाड़ी स्वेदन होता है ना, वही है ये। एक प्रेशर कुकर में का ऑटोक्लेव को, प्रेशर कुकर का और या फिर ऑटोक्लेव है, इन दोनों में से किसी एक को पानी में भरकर गर्म करते हैं। नाड़ी स्वेदन की विधि है ये पूरी। गर्म करने के बाद क्या करते हैं, इसमें एक रबर पाइप क्या करते थे, जोड़ देते हैं। अब जिस एरिया में स्टीम बाथ देनी है वहाँ पर क्या करते हैं, इस पाइप की सहायता से डाल देते हैं। ठीक है, ये यहाँ से ये वाला बॉडी पार्ट है, इसे डाल देते हैं। यहाँ से ये पात्र है या ऑटोक्लेव है, यहाँ से नाड़ी जुड़ी हुई है और यहाँ से उस स्पेसिफिक ऑर्गन पे डाल देते हैं। बेनिफिट क्या होते हैं, नी जॉइंट में, नेक में, स्पाइनल कॉलम जो है वहाँ पर, एल्बो जॉइंट है, एंकल्स है, इनके अंदर क्या होती है, अगर एक है किसी प्रकार दर्द है तो उसमें आराम मिलता है। ड्यूरेशन 5 से 10 मिनट करवाते हैं। फिर फुल बॉडी स्टीम कैसे देनी है कि इसमें एक जो होता है स्टीम चैम्बर होता है, जो कि ऑटोक्लेव से रबर पाइप से जुड़ा हुआ होता है। इसमें पेशेंट का सिर बाहर रखते हैं, जैसा मैंने बताया ना, एक डब्बा सा होता है, बाहर रखो सिर को, उसमें चैम्बर में उसकी बॉडी को लिटा दिया जाता है। फिर क्या करते हैं, चैम्बर को बंद कर देते हैं, ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं इसको। ठीक है, अब ऑटोक्लेव के द्वारा पाइप, रबर पाइप की सहायता से इसमें स्टीम डाली जाती है। यानी कि जैसे ये व्यक्ति ये है, इसमें ये व्यक्ति बाहर है और इसके अंदर ये व्यक्ति लेटा हुआ है। अब इसमें जो नीचे ने ना छोटे छोटे वो पोर्स होते हैं, अब नीचे से ना क्या इसमें स्टीम डाली जाती है। यहाँ से ऑटोक्लेव लगा हुआ है, इसमें स्टीम प्रवेश करवाई जाती है। सिस्टम बना हुआ होता है ये पूरा, ऐसा नहीं सेटअप होता है ये पूरा। तो उसमें स्टीम क्या होती है, प्रवेश करवाई जाती है। इससे क्या होता है, स्टीम बात होती है, बॉडी की स्टीम होती है। चैम्बर में उसकी बॉडी को लिटा देते हैं और चैम्बर को बंद कर देते हैं। अब ऑटोक्लेव के द्वारा रबड़ पाइप की सहायता से इसमें स्टीम डाली जाती है। ये 5 से 10 मिनट तक करते हैं। कब तक करना है, जब तक पेशेंट के सिर पर पसीना आना लगे तब तक। जब तक पसीना नहीं आएगा तब तक नहीं हटाएंगे। किस में करें, मल्टीपल जॉइंट में अगर पेन है तो, आर्थराइटिस है, मल्टीपल जॉइंट वाला आर्थराइटिस है तो करवाना है। पूरी बॉडी में एक है तो पूरी बॉडी बात ही करवानी पड़ेगी उसको। स्पाइनल प्रॉब्लम है तो पूरी स्पाइनल कोड, जिसके अंदर क्या करवाएंगे, बॉडी बात करवाएंगे उसका, बॉडी स्टीम बाथ, सॉरी। फिर करवाते हैं कंप्रेस, दूसरा पार्ट आता है कंप्रेस, और उसके बाद आएगा पैक। ये हो जाएगा फिर एक्सटर्नल यूज ऑफ वाटर कंप्लीट। इसमें क्या करते हैं, फोल्डेड कॉटन की स्ट्रिप, कॉटन स्ट्रिप होती है जो फोल्ड होती है, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, या फिर कोई कपड़ा है उसको क्या करते हैं, कोल्ड वाटर में डुबो लेना है, डुबो लिया। अब क्या करना है, इसे निचोड़ लेना है, निचोड़ लिया। उसके बाद क्या करना है, निचोड़ना, इस तरह से निचोड़े कि पानी की ड्रॉप्स उसमें से नीचे ना गिर रही हो, पानी की ड्रॉप्स ना टपके, पानी ना टपके उसके अंदर से। अब इससे कोई भी इन्फ्लाम्ड एरिया किसी व्यक्ति का यहाँ पे, उस एरिया पे या कोई पेनफुल एरिया है उस पर ऊपर क्या करना है, ऊपर से क्या करना है, कवर कर देना है। उसको कवर कर दिया। फिर ऊपर से क्या कर दिया हमने, कोई भी सूखा कपड़ा था, कोई तौलिया था सूखा, टॉवेल था, या फिर कोई गर्म कपड़ा था, वूलन था, कोई चादर थी, उसके द्वारा क्या कर दिया, इसको ढक दिया। आफ्टर सम टाइम द क्लोथ एंड कॉटन स्ट्रिप, अब ये वाली जो कॉटन स्ट्रिप लगाई है ना मीन्स ऑर्गन पे जो गीली थी, वो क्या करती है कि कुछ देर बाद में सूख जाएगी, किससे, बॉडी की हीट के द्वारा। और क्या करना है, पेशेंट जो होगा वो ऐसे फील करेगा कि मुझे गर्मी लग रही है, इस एरिया पे मुझे गर्म फील हो रहा है, उसे ठंडा फील नहीं होगा, उसे गर्म फील होगा। फिर क्या करना है, 10 मिनट बाद इसे हटा देना है और उस एरिया को टॉवल से रब करना है। ये कब कहाँ करते हैं, जहाँ अगर जिन जॉइंट्स में पेन हो रहा है तो पेनफुल जॉइंट्स में करते हैं, बैक एक में करते हैं, इन्फ्लामेशन में करते हैं, स्प्रेन में करते हैं और स्पॉन्डिलाइटिस में करते हैं। फिर करते हैं पैक, पैक करते हैं फुल बॉडी पैक और लोकल बॉडी पैक। फुल बॉडी पैक जो होता है इसके अंदर क्या करते हैं, गर्म पानी से व्यक्ति तुरंत स्नान करके आया, उसके बाद में क्या किया, उसे कोल्ड वाटर की शीट थी कॉटन की, उससे क्या कर दिया, लपेट दिया। कहाँ से कहाँ लपेटा,
नेक से एंकल तक लपेट दिया, पेशेंट को पूरा कवर कर दिया। वो जैसे गर्म पानी से स्नान करके आया, उसे कोल्ड वाटर की कॉटन स्ट्रिप थी उससे लपेट दिया, गर्दन से लेके एंकल तक लपेट दिया, ठीक है, मतलब रैप कर दिया। पेशेंट पर रैप करे बिफोर डाइंग बॉडी, उसकी बॉडी को सूखने से पहले पहले उसके ऊपर हमें क्या करना है, इसे कवर करना है। अब देखना उसके बाद क्या करना है, अब क्या करना है, एक दूसरी ड्राई कॉटन लानी है। पहले तो हमने गीली कॉटन से क्या किया, उसको लपेटा है, पूरे शरीर को लपेटा है उसको। अब एक ड्राई कॉटन शीट से क्या करना है, इस वेट वाली जो कॉटन शीट है इसके ऊपर रैप करना है। पहले ड्राई कॉटन शीट थी, एक व्यक्ति नहा के आया, इसके ऊपर ड्राई कॉटन शीट लपेटी, अब उसके ऊपर सूखी कॉटन शीट लपेट देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, एक ब्लैंकेट पर लिटा देंगे उसे, और हेड क्या कर देंगे उसके बेड पर होना चाहिए।